भविष्य के लिए भी वो कुछ बचा रहे, जिससे आने वाले जनरेशन को भी विकास के लिए पेट्रोलियम पदार्थ मौजूद रहे। ठीक है, इसे कहते हैं सतत विकास। तो भारत में संपोषणीय विकास के संबंध में क्या कार्य हुआ? जोहान्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है, 2002 पर विश्व शिखर सम्मेलन में सतत विकास के लिए अपनी रणनीतियों को प्रस्तुत किया। तो भारत ने जो है जोहान्सबर्ग में सन 2002 में अपनी पॉलिसी, अपना जो वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पॉलिसी था, स्ट्रेटजीज थी, उनको प्रेजेंट किया, जिसका टैग लाइन था। अब चूंकि ये बहुत पुराना मैटर हो गया, आप समझ रहे हैं कि ये 20 साल पहले की घटना और ऐसा कोई विशिष्ट मैटर नहीं, इसलिए मैंने बस केवल छोटा सा मैटर बनाया है, जिसका टैग लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सतत विकास के लिए लोगों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग पीपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास के लिए लोगों को सशक्त बनाना, यानी उनको कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, स्ट्रेंथ प्रदान किया जाए, कैसे वो अपना डेवलपमेंट, सतत विकास अच्छे से कर सके। इसके 4 उद्देश्य रखे गए और ये 4 उद्देश्य, अब यहाँ पर बाकी सबका मैंने बताया था आपको, किसी के 17 उद्देश्य, किसी के 8 उद्देश्य, तो वो विश्व के संदर्भ में था। भारत ने अपना जो डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाया, वो 4 उद्देश्यों को टारगेट किया। पहला था गरीबी का मुकाबला करना है, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी, कैसे हम गरीबी का मुकाबला करें, एक चीज। दूसरा था लोगों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग पीपल, लोगों को कैसे सशक्त बनाए। अब लोगों को सशक्त बनाना जैसे हर चीज में आता है, अब इसमें हर वर्ग की बात होगी, जैसे स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर भी है, एक न्यू अपकमिंग एंटरप्रेन्योर भी है, हर व्यक्ति है, जिसमें लोगों को सशक्त बनाने में आम जनता भी है और बड़ा बिजनेसमैन भी है। जैसे आज की डेट में क्या है, कोरोना ने सभी को कमजोर कर दिया, आम बिजनेसमैन भी, बड़ा बिजनेसमैन भी, छोटा आदमी भी, छोटा बिजनेसमैन भी, रोज दैनिक जीवन जीने वाला भी, हर व्यक्ति कमजोर हो गया। इस प्रकार के ऐसे योजनाएं बनाए जिससे सभी को एम्पावर्ड किया जा सके, सशक्त बनाया जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और चौथा है पर्यावरण मानकों की स्थापना करना, तो सेटिंग एनवायरमेंट स्टैंडर्ड। अब एनवायरमेंट स्टैंडर्ड जैसे और इवन फॉर्मूला बनाया गया दिल्ली सरकार द्वारा, दैट इज एनवायरमेंट स्टैंडर्ड। और इसी प्रकार से पन्नी पर बैन लगाया गया, पॉलीथीन पर बैन लगाया गया, फिर बाद में उसे रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ हटाया गया, या इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, प्रोसेस अपनाया गया, या बहुत से ऐसे मानक बनाए गए, एक्ट बनाए गए, जिसके तहत पर्यावरण को शुद्ध रखने का प्रयास किया जाए, पर्यावरण को विशुद्ध ना होने दिया जाए, सुरक्षित रखा जा सके, ये सब कुछ इसके अंतर्गत, इसके दायरे में लाया जाए। क्लियर? जलवायु परिवर्तन पे राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPPC, सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, ये आपको याद करना है। आप लोग मैं पॉइंट्स को मार्क करते चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद करना है, क्योंकि जब मैं पूछता हूं तो आप अपना एकदम फेस नल एंड वाइट घोषित कर देते हैं और एकदम मासूम सा चेहरा दिखाते हैं कि क्या करें, आप पर दया करें, लेकिन मैं अब दया नहीं करूंगा। मैंने आज 2 लोगों को रिमूव किया है वीडियो ऑन ना होने पर, और अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं अब आप लोगों को किसी वक्त भी वीडियो ना ऑन होने की स्थिति में रिमूव कर दूंगा, और एक बार रिमूव होने के बाद आज के दिन आप नहीं आ पाएंगे क्लास में, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि लिंक करेंगे और आ जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, अगर अब आप लोग प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तो जो मैं जैसे ही क्लास बिगिन होता है टेस्ट देता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ, उत्तर ना देने की स्थिति में रिमूव कर दूंगा, तो वो दिन की क्लास डिसमिस हो जाएगी। आपको वीडियो मिलेगा और वो भी चैनल पे ताकिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट याद करना है उसको देखते चलिए। भारत में टिकाऊ विकास की नीति के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए जून सन 2008, तो ईयर 2008 में कब बना ये? सन 2008 का एक महत्वाकांक्षी NAPPC, डबल पी नहीं होगा, एक ही पी है, यहाँ पर ऊपर सुधार कर लीजिएगा, एक पी एक्स्ट्रा। NAPCC का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत इसने भारत के सतत विकास के लिए 8 राष्ट्रीय मिशन स्थापित करे। तो 2008 में हुआ और 8,
देख रहे हैं ना, 8 बन गया है, 2008 और 8 राष्ट्रीय मिशन इसके हैं, 8 नेशनल मिशन दे आ रहा है। और ये मिशंस कौन से हैं और इनके विषय में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय सौर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय सौर मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, अब इसका नाम अभी तक बदला नहीं गया है, मैंने आज देख लिया, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद भी नहीं बदला गया। ये अचंभित है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा है, ठीक है, गुमराह करके अभी तक नाम नहीं बदला गया है। इसका लक्ष्य 2022 के अंत, 2022 बगल में खड़ा है, चिंता ना करिए, 2021 तो अभी चला जाएगा, इसे झटके में पता ही नहीं चलेगा, जैसे 2019 चला गया, 20 चला गया कोरोना में, वैसे 2022 भी बीत जाएगा। 2022 के अंत तक 20,000 मेगावाट की क्षमता का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो 3 चरणों में लागू करने के लिए दीर्घकालिक योजना है। अब ये क्या क्या चरण है और किस तरीके से, तो पहला चरण, फर्स्ट फेज 2010 से 2013 में 1000 से 2000 मेगावाट। तो पहले चरण में ये रखा गया कि भाई 2000 मेगावाट तक एनर्जी हम लोग पैदा कर लेंगे सोलर मिशन के थ्रू, यानी सौर पैनल, सौर चैनल के थ्रू हम इसको प्रयोग, इसका उत्पादन करेंगे। दूसरा लक्ष्य रखा गया 2013 से 2017 तक में 4000 से 7000 मेगावाट, तो 2013 से 17 का दूसरा चरण था। फिर 2017 से 2022 तक का लक्ष्य रखा गया, वो है 20,000 मेगावाट, तो 20,000 मेगावाट शुरुआत में रखा गया। लेकिन इसमें एक जो अमेंडमेंट हुआ, नोट में मैंने लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2015 में इसका लक्ष्य बढ़ाते हुए 2022 के अंत तक, या 2022 तक, अंत नहीं बल्कि 2022 ही लिखा है, 2022 तक 1,00,000 मेगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य रख दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 आ रहा है और ये मोदी गवर्नमेंट ने किया कि इसने बहुत बड़ा बदलाव किया है और 1,00,000 मेगावाट उत्पादन की योजना बनाई गई। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट है उसने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके इसमें भागीदारी किया और इसको बढ़ावा से दिया, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके तहत सौरपुत्र, जो देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगल बगल आते हैं, ऐसे लगभग 150 देशों को सौरपुत्र घोषित किया और इन सबको दिल्ली में बुला करके मीटिंग किया, वैश्विक अगुवाई किया। ये बहुत बड़ी बात है, विश्व की अगुवाई करना, अपनी ओर से एक योजना बनाना, वैश्विक लोगों, विश्व तंत्र को बुलाना और सबको कहा कि सारे विश्व के लोग क्या करें, सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक से अधिक करें। भारत भी इस कार्य में अग्रणी है और विश्व में सभी लोग, अगर सब लोग सारे सोचिए सभी घरों में सौर सेल्स लग जाएं, सौर बैटरीज लगें, तो फिर विश्व में ऊर्जा की समस्या लगभग 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारे यहाँ अपने ही उत्पादन से, जैसे आज दूध की समस्या है कि हम डेयरी में जा रहे हैं या पैकेट खरीद रहे हैं, लेकिन अगर हर घर में एक गाय हो जाए, जैसे पहले के टाइम में क्या था, हर घर में गाय होती थी, तो गाय का मतलब क्या था, प्रोटीन था, आपको प्रोटीन फ्री हो गया। अब दूध भी है, दही भी है, मक्खन भी है, घी भी है, तो घी का 700-800 रुपए किलो जो आप ले रहे हो बच जा रहा है। मक्खन तो आज लोग भूल ही गए हैं, ठीक है, और दूध पानी मिला हुआ पा रहे हैं या पैकेट का बनावटी दूध पा रहे हैं, पास्चराइज्ड मिल्क पा रहे हैं। ये सब चीजों की वजह से हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं, इसलिए ढेर सारी बीमारियां हम लोगों को ग्रसित हो रही हैं। अगर गाय है तो एक प्रकार से बहुत बड़ा धन है, क्योंकि आपका घी का पैसा बच गया, आपका दूध का पैसा बच गया, आपका दही का पैसा बच गया, मक्खन का पैसा बच गया। तो एक प्रकार से कई चीजें ऐसी, और घर में एक पेट भी है जो सुरक्षा भी कर रहा है, क्योंकि वो बैठा हुआ है तो कम से कम कोई आ रहा है तो देखने के लिए है, उसके पास 2 सींग है मारने के लिए भी है, अगर कोई ऐसी बात है तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन और बहुत बड़ा ये सर्विस फील था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हम अपने लाइफ में बढ़ते गए, कार्य बढ़ता गया, तो कार्य बढ़ने की वजह से क्या हो गया, हम प्रॉपर नरिश नहीं कर सकते। भाई अब गाय को नरिश करना होगा, गाय आपने रखा तो उसको सेवा करना होगा, उसको पूरा देखना होगा, इसीलिए भाई नरिश नहीं कर पा।
भाई हम एक छोटा सा पौधा नहीं नरिश कर पा रहे तो फिर गाय को नरिश कैसे करेंगे? तो बड़ी प्रॉब्लम आ जा रही है ना हमारे सामने। अब भाई फैमिली को नहीं नरिश कर पा रहे हैं, परिवार को नहीं नरिश कर पा रहे हैं, तो अपने जीवन को नहीं नरिश कर पा रहे हैं, अपने ही शरीर को नहीं नरिश कर पा रहे हैं, तो गाय का नरिशमेंट तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इस सारे पॉइंट से देखा जाए तो एक बड़ा कार्य हुआ और सरकार ने यह बात रखा कि विश्व के सभी लोग अपने अपने घरों में सोलर सेल्स लगवाएं, जिससे कि सूर्य की ऊर्जा से उत्पादन बिजली की हो सके और कोयला, डीजल और तमाम प्रकार के कार्बन एमिटेड जो टेक्निक्स हैं उनसे बचे जा सके, ठीक है। विश्व के 149 लोगों ने इस तकनीक को भरपूर अपनाया, भारत को छोड़कर, क्योंकि सोलर सेल्स बहुत महंगे हैं, सोलर पैनल इतने महंगे हैं कि आप तक पहुंच नहीं हो पाएगी। और फिर इसके बाद क्या है कि सरकार ने सारे सोलर पैनल्स पे इतना टैक्स लगा रखा है कि आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है, विज्ञापन भी बहुत लिमिटेड कर रखा है, जिससे कि आम जनता को ज्यादा जानकारी ना हो पाए। सरकार को अच्छी जानकारी हो गई है, अतः उसके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए गए हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट की विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सोलर पैनल का हमारे यहाँ ही हो गया और उससे सस्ते में ऊर्जा उगा करके घर में महंगे महंगे बिजली के बिल के साथ भेजी जा रही है। जैसे इस बार का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है, देख के हमें करंट लग गया है, अभी एनालिसिस करूंगा कि कैसे हो गया ये, ठीक है ना। तो कुल मिला करके ये सरकार हमारी इस प्रकार की योजनाएं बनाती है। तो 1 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन से सरकार को बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ कुछ कह रही थी, क्या चीज है? अभी पूरा पूरा उसका चार्ट है, सारा नोट्स है बना हुआ, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से और एक एक पॉइंट का पूरा मैटर बना के रखा हूँ। पूरा देखिएगा चार्ट, विश्व के कितने पैनल, भारत में कौन नंबर 1 पे 2 पे कौन, सब चीजों को लास्ट तक पूरा पढ़ते चलिए, सब मिल जाएंगे। ऑलराइट, चले आगे। अब चलते हैं दूसरे मिशन की ओर। हम लोग नोट्स ले लो, ये नोट्स ले लो। यहाँ पे मिशंस को देखें तो पहला मिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, अब दूसरे मिशन से देखें हम। माधुरी समझ में आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। ठीक है, बाकी सबसे मतलब नहीं है, आपको इस पेज से मतलब है, यहाँ से समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, यस सर। नाउ राष्ट्रीय मिशन ने एनर्जी एफिशिएंसी गोल को 10,000 मेगावाट ऊर्जा की बचत करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा खपत वाले उद्योगों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कंपनियों के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों को प्रदान करने की प्रणाली का शुभारंभ किया। अब क्या है इस योजना के तहत? इस योजना के तहत ये गोल सेट किया गया कि 10,000 मेगावाट ऊर्जा जो है कुल बचाई जाए। जैसे दो तरीके से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, दो तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, दो तरीके से कमाई बढ़ाई जा सकती है, ऐसे समझिए। एक तरीका है ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए और दूसरा उसी के साथ कम से कम खर्च किया जाए, तो सेविंग बढ़ेगी ना भाई। ज्यादा से ज्यादा कमाओ और कम से कम खर्च करो। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, लोगों ने कमाया कम तो खर्च भी कम कर दिया, घरे बैठे थे, केवल रोटी चावल किसी तरह से खा के तिनका मुंह में दबा कर चुपचाप बैठे रहे, सेविंग को देखते हुए कि सेविंग के हिसाब से भी हो सकता है आपको साल 1.5 साल हो जाए। चाट चटपटा सब बंद हो गया, डोसा वोसा भूल गए, मैगडी बंद हो गया, कोई जाने ही हो गया, वहां के मैनेजर भी पढ़ाने में लग गए, छोड़ दिए, छोड़ो जाने दो, ठीक है। करके सारी चीजों में क्या हुआ, बड़ा बदलाव हो गया। तो वैसे ही सरकार ने कहा कि भाई ऊर्जा का उत्पादन हम लोग बड़े पैमाने पे करें, 1 लाख मेगावाट की क्षमता तक उत्पादन तक पहुंचे और साथ ही साथ क्या है उत्पादन में हम बचत करें, यानी कि जो खर्च में, कंजम्पशन में हम बचत करें। जिसके तहत राष्ट्रीय मिशन ने एनर्जी एफिशिएंसी गोल को 10,000 मेगावाट ऊर्जा की बचत करने के लिए बड़े पैमाने पर
ऊर्जा खपत वाले उद्योगों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए। तो ऐसी कंपनियां जो बड़े पैमाने पे ऊर्जा का कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, वो पैसा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ऊर्जा का कंजम्पशन हो रहा है, तो उनसे आग्रह किया गया कि आप सर्विलांस कीजिए, आप नजर रखिए कि आपका ऊर्जा कंजम्पशन कहाँ हो रहा है। सपोज करिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और ये टॉयलेट में लाइट जल रही है, उधर बाहर देखिए एक कमरे में लाइट जल रहा है, पता चला है कि हमारे यूज नहीं, लेकिन हम ऐसी जला के जब टॉयलेट में आए तो लाइट जलती रही, सोच के हम ऑन करके रखते हैं। अब ये सोच करके ऑन रखे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ यूनिट्स तो जा ही रहे हैं। अगर हम एक एलईडी भी छोड़ दिए जलता हुआ 24 आवर्स के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिट जा रहा है। तो फिर इस पर विचार करना पड़ेगा कि इतना लंबा बिल कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इस पर कंजम्पशन को रोकना पड़ेगा, कंजम्पशन में कटौती करना पड़ेगा। तो वही कहा गया कि लगभग 10,000 मेगावाट का कंजम्पशन पर कमी लाई जाए। तीसरा पॉइंट है संपोषणीय हैबिटेट पर राष्ट्रीय मिशन। शहरी नियोजन के मुख्य घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए शहरी अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग पर अधिक जोर देने का लक्ष्य रखा गया। यानी जो प्रोडक्ट्स है उनको रिसाइकिल किया जाए, जो भी चीजें हम वेस्ट फेंक दे रहे हैं उनका रिसाइकिल करा जाए। तो जो हमारे बड़े पैमाने पे वेस्टेज है उसको बचाया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए। तो जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, चाय पिया, चाय पीने के बाद फाइबर फेंक दिया जमीन में। अब वो जमीन जाने हमारे से क्या मतलब, जमीन उसको क्या करेगा, इधर उधर के वो मिट्टी में विलीन हो जाएगा, कचरा सफाई नहीं होगा, गंदगी बनी रहेगी। लेकिन अगर इसी को कलेक्ट करके इसको रिसाइकिल किया जाए तो फिर अन्य प्रोडक्ट इससे बनाया जा सकता है, इससे काफी कुछ बचत हो सकता है। इसी तरीके से बहुत से ऐसी चीजें हैं जो अपशिष्ट है। अब जैसे अपशिष्ट क्या है, काऊ डंक है, गन्ने की खर है, ठीक है, ऐसी चीजें हैं जिनको कि अगर हम बचा के सेव कर लें और उनसे हम साइकिलिंग करके उनको कहा जाए तो एनरिच करें, तो उनसे भी एनर्जी को उत्पादन किया जा सकता है। तो बायोमास वगैरह को एनर्जी के उत्पादन में लगाया जा सकता है। तो इसीलिए जो ऐसे कंपोस्ट है, जो शहरी अपशिष्ट है, इनको मैनेज करने के लिए कहा गया और इनको मैनेज करके हम एनर्जी को और रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन। मूल्य निर्धारण और अन्य उपायों द्वारा जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा गया कि 20% जो है जल की उपयोग की जो दक्षता है उसमें सुधार किया जाए। जो जल को हम लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं, पता चलता है नल खुला छोड़े हैं, मुंह धुलने एक बार धुला 1 सेकंड तक नल का पानी भरे, फिर मुंह धुला 1 सेकंड, अब आप कहेंगे बंद करें, बंद कर नहीं, पर आप एक टब में एक बर्तन में ले लीजिए और इस तरह से कम पानी में इस्तेमाल करें। हमारे पास तो पानी की बहुत उपलब्धता है, इसलिए हम लोग पानी की बड़ी बर्बादी करते हैं। लेकिन अब जैसे देशों में चले जाइए तो वहां पानी बहुत कम, जिसकी वजह से वो एक पानी के डब्बे खरीदते हैं, बॉटल्स खरीदते हैं और उसी में उनका सारा वर्क करना होता है। बताइए, कपड़े भी नहीं धुलते, नया खरीद के पहन लेते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, राजा लोग वाला बात हो गया, एक कपड़ा एक बार पहनेंगे तो। हाँ, पानी ही नहीं है, पानी इतना महंगा है कि कपड़ा सस्ता है। अब कपड़ा अगर सस्ता है, पानी महंगा है, तो पानी को बर्बाद करें। हमारे यहाँ क्या है कि पानी सस्ता है, कपड़ा महंगा है, इसलिए पानी। चलो दिल्ली चल के, चोर बाजार चल के कपड़े खरीद लें, ठीक। वैसे भी इधर कोरोना में जाना आना नहीं हो पा रहा है, कपड़े अच्छे नहीं आ पा रहे, बच्चे गिफ्ट भी नहीं दे रहे, पहले दे देते थे, अब सब गिफ्ट बंद है, ठीक है। हमारी दयनीय दशा पे आप लोग क्या कहें, ठीक है, आगे बढ़े। तो कुल मिला के समझ गए होंगे, सब पोषणीय हैबिटेट फॉर राष्ट्रीय पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन और सस्टेनेबल हैबिटेट का क्या मतलब। चौथे पे आते हैं, जल भी हो गया। पांचवे पे आते हैं हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने बताया है एक ऐसा तंत्र जिससे जीव तंत्र बना है। तो हिमालय में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनका तंत्र बना रहे। तो हिमालय में रहने वाले जीव जंतु जैसे पशु पक्षी जो वहां रह रहे हैं वो एक दूसरे पे आश्रित हैं, उनका साइकिल बिगड़ जाएगा अगर उनको उनके आश्रितता का आधार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे पोलर बियर है, वहां बर्फ में रहता है, या
पोलर बेयर तो खैर नहीं मिलते अब, लेकिन हाँ जो ठंडे में रहने वाले जो जानवर हैं वो अगर पता चलेगा कि उनको उस तरीके की सस्टेनेबल स्थिति नहीं मिलेगी या उनको उस तरह से भोजन नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएंगे। इसलिए उस माहौल को बनाए रखने के लिए, उसका बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट ना कटे, फॉरेस्ट को कवर करने के लिए इत्यादि करने के लिए इस योजना को बनाया गया। इसके बाद 6 ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। इसमें 6 मिलियन हेक्टेयर वनों का वनीकरण और 23% से 33% भारतीय वन क्षेत्रों का विस्तार शामिल है। ये बहुत बड़ी समस्या है। विश्व में यह माना जाता है कि 33% वन होने चाहिए। 30%, 33%, 30 to 33% अगर वन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन का जो लेवल हमारे प्रकृति में है वो मेंटेन रहेगा और हमारा जीवन तंत्र चलता रहेगा। लेकिन आज स्थिति है कि पेड़ों के काटे जाने की दशा में माना जा रहा है कि विश्व में स्थिति इतनी दुर्गत पहुंच गई है कि लगभग 23%, 20 से 23%, भारत में जो एक रिकॉर्ड है वो 19%। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में पेड़ों का कितना बड़ा कटाव है। और फिर क्या होता है, छोटा सा पौधा भी हम लोग नहीं बचा पाते, इसलिए ज्यादा बड़े स्तर पर नुकसान होता है। तो पौधे लगाना जरूरी है, उनको सुरक्षित रखने की जरूरत है जिससे ज्यादा से ज्यादा वनीकरण हो सके। शत्रु सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जलवायु लचीले फसल मौसम बीमा तंत्र तथा कृषि प्रथाओं के माध्यम से कृषि के जलवायु अनुकूलन का समर्थन करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। गोल टू सपोर्ट क्लाइमेट एडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि के क्षेत्रों में जो क्लाइमेट है उसको सुधार करना या उसके क्लाइमेट को मेंटेन करना थ्रू क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप, यानी ऐसे क्रॉप्स यानी ऐसे फसल उगाएं जो क्लाइमेट के अनुकूल पनप सके। वेदर इंश्योरेंस मैकेनिज्म, मौसम बीमा तंत्र का मतलब क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग फलों को लगाएं जिससे कि मौसम में अगर किसी प्रकार से कोई कमी भी आ जाए तो उसको फल या जो कृषि है वो उस मौसम के अनुकूल प्रभावित ना होने दे। यानी एक प्रकार से ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे कि कृषि को नुकसान हो तो कृषि को नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार तक कर सके। तो मौसम से जो प्रतिकूलित जो फसल हो उनका क्षतिपूर्ति सरकार करेगी। तो मौसम का बीमा तंत्र, ठीक है। जैसे मौसम का बीमा तंत्र एक बार कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि गेहूं जाया जाना है इस मौसम में, लेकिन मौसम प्रभावित हो गया और आपने गेहूं ही उगाया और ज्यादा बारिश हो गया, गेहूं की फसल खराब। तो ज्यादा बारिश होने से गेहूं की फसल खराब हुआ, लेकिन आप जो कृषक है उसका नुकसान ना हो, उसे बीमा इस बात पे मिलना चाहिए कि एटलीस्ट उसका नुकसान या क्षतिपूर्ति हो। अब क्लियर हुआ, ये है मौसम बीमा। कृषि प्रथाओं के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए। तो इस प्रकार से लक्ष्य को बनाया गया। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु विज्ञान प्रभावित चुनौतियां, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। तो ऐसे लक्ष्य बनाए, यानी इस प्रकार से कमीशन बनाए जाए, योजनाएं बनाए जाए, इस पर कमिटीज बनाई जाए, ठीक है, आयोग गठित किया जाए जो कि क्लाइमेट चेंज होने पर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसे ओवरटेक किया जाए, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उससे कैसे निपटा जा सके, इस पर चर्चा होने की जरूरत है। तो जैसे आज एक समस्या है ना कि हम लोग रिसर्च पेपर किस पर लिखें, तो एक टॉपिक आपके सामने ये भी होता है कि जो अभी लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन से जो हमारी प्रभावित हो रही है सिचुएशन, एनवायरमेंट, उसको कैसे सुधार किया जाए, उसमें कैसे हम किस तरीके से अपने आप को सस्टेन करने की योजनाएं बनाएं, जलवायु परिवर्तन को कैसे सुधारा जाए, कैसे रेसिस्ट किया जाए, ये सारी चीजें 8 पॉइंट के अंतर्गत यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में रखा। क्लियर? ओके, नहीं आना बंद हो जाएगी, आप खेती कर लेंगे अच्छे से। अब टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड रियल इंपैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, यानी मानव की वह गतिविधियां जिससे एनवायरनमेंट प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अब इसमें क्या है, पहला पॉइंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो
काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। लेकिन हमारा अब कहने का ये मतलब नहीं कि टेक्नोलॉजीज को अपने जीवन से बाहर कर, टेक्नोलॉजीज को हम फिल्टर करें, ऐसी टेक्निक जिससे कि एनवायरनमेंट का क्षति ना हो और अपना डेवलपमेंट हो, तो उसका प्रयोग करें। और ऐसी अमेंडमेंट लाए टेक्नोलॉजी में जिससे हमारा विकास होता रहे और धीरे धीरे पर्यावरण भी सुरक्षित हो। जैसे मैंने कहा उस दिन भी चर्चा किया था, पेट्रोलियम पदार्थों पे आधारित जो कार है या व्हीकल्स है, वो धीरे धीरे उनका स्थान इलेक्ट्रिक कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, तकनीक में बदलाव ला रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हैं जो इको फ्रेंडली है। मैंने अभी आपको बोला नेक्सा की एक कार आई है 14 लाख जो इलेक्ट्रिक पर चलती और 120 किलोमीटर जो है वो एक बार में चार्ज करने के बाद चल देती है। और उसमें मैं वीडियो देख रहा था तो 1 रुपए 1 किलोमीटर का चार्ज पड़ रहा है। तो चार्जिंग बिल कैपेसिटी तमाम के दृष्टिकोण से 1 रुपए एक बहुत सस्ता पड़ जा रहा है। और इस प्रकार से इको फ्रेंडली कार आ रही है। इसमें सबसे बढ़िया फायदा क्या है, 2 बेनिफिट है। एक तो कार्बन एमिशन 0 है, जैसे आप ई रिक्शा देखते हो कोई धुआं नहीं निकल रहा है। और दूसरा आवाज, नॉइज पोल्यूशन वो भी नहीं है, आप अंदर बैठे तो भी नॉइज नहीं, बाहर तो आवाज नहीं। तो सिर्फ हॉर्न जब बजा रहे हैं तो पता चल रहा है कार आप बगल से गुजर जा रही है, और नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है कि कार गुजर जा रही है। ठीक है, नहीं का गाड़ी की तरह सीधी नहीं चली जा रही है, लेकिन धीमे भी नहीं चल रही है। स्पीड भी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, यानी कि वो स्पीड भी फास्ट है, काफी तेज गति आप पकड़ सकते हो। तो ये सारी चीजों के हिसाब से देखें तो अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ऐसी लाई जा रही है जो कि इको फ्रेंडली। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, टेक्नोलॉजी। दूसरा है वनों की कटाई, तो वनों की कटाई। अच्छा, अभी तीसरा है, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आ रही है? यस सर। तो नेटवर्क की होगा आपकी तरफ, मेरे लोगों को आ रही है आवाज। अच्छा, तीसरा है संसाधनों की तबाही, यानी कि वो रिसोर्सेज का वेस्टेज करना, पानी, बिजली, पेट्रोलियम है। चौथा है प्रदूषण, वो 4 होगा प्रदूषण। तो इन पे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले हम तकनीक पर वापस चलते हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी इंसानों के जीवन को आसान और आरामदायक बना रही है, पर फिर भी यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। यह खतरा बढ़ते प्रदूषण, विकिरण, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण आदि के कारण विकिरण का खतरा बढ़ रहा है। दिन भर मोबाइल फोन और वाईफाई का उपयोग हमारे चारों ओर बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम यह नोटिस कर सकते हैं कि इस दौरान मधुमक्खियां जैसे छोटे पक्षी और कीड़े नहीं मिलते। यही बात मैं उस दिन चर्चा कर रहा था। कहीं भी कहा जा रहा है कि 5G टेक्निक डेवलप हो रहा है और ये कहीं ना कहीं से बहुत हार्मफुल है। अब इसी पर अभी रिसर्च चल रहा है, कमेटी बैठाई गई है कि 5G से क्या नुकसान होगा। तो अभी कयास लगाया जा रहा है काफी हद तक। अभी इसको बहुत हम ठोक बजा के नहीं बोल सकते कि हाँ इन्हीं से है, लेकिन उनकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वाइब्रेशंस का काफी कुछ ऐसा असर है जिससे कि जो छोटे-छोटे जीव हैं, छोटे-छोटे जीव हैं जैसे मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, कीट हैं, ये धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब मरते जा रहे हैं। कारण क्या है, वाइब्रेशन से इनके ऊपर काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये बहुत छोटी, काफी महीन ऐसी आवाजें जो हम भी नहीं सुन सकते, बहुत माइन्यूट डेसिबल्स की, उनको भी ये सुन लेते हैं। इनमें क्षमता इस प्रकार की होती है। अब ये वाइब्रेशन से इनको प्रभावित हो रहा है, परिणाम स्वरूप ये अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, बगल में खटखट 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 खटखट, तो हम लोगों को नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, पढ़ाते हुए बड़ी प्रॉब्लम लग रहा है, यहाँ से उठ के कहीं बाहर चले जाए, इधर चले जाए, हट जाए, लेकिन यहीं पे बहुत बड़ा आवाज बजने लगे सायरन की तरीके से, तो फिर ऐसा लगेगा भैया पहले जान बचाओ, यहाँ से बोलो। ऐसे ही ये जो छोटे-छोटे कीट हैं, ये कहा जा रहा है कि पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, हट रहे हैं। अभी कहाँ भागेंगे, वो वाइब्रेशन तो ऐसा नहीं है कि केवल आप भाग के सड़क पे गए वहां भी आवाज है, यहाँ से वहां भी कमरे के अंदर बैठे वहां भी आवाज आ रहा है, ऐसे वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन इत्यादि की वजह से, फ्रीक्वेंसीज की वजह से इनके जीवन को अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि काफी बड़े पैमाने पर क्षति हो रही है, और इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। साइंटिस्ट इस पर काफी हद तक रिसर्च कर रहे हैं, और अभी ये रिसर्च का मुद्दा है। ठीक है,
वाईफाई का उपयोग हमारे चारों ओर बढ़ रहा है, इसलिए हम यह नोटिस कर सकते हैं कि इस दौरान मधुमक्खियां जैसे छोटे छोटे पक्षी और कीड़े नहीं मिलते। यहाँ तक कि सरकारें इसके हानिकारक प्रभावों को महसूस किए बिना मुफ्त वाईफाई देने का भी वायदा कर रहे हैं। अब देख ही रहे हैं, जैसे मैंने ही कहा कि हमारे यहाँ वाईफाई मुफ्त, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में जो रहेगा उसके लिए वाईफाई मुफ्त होगा। तो ये वाईफाई मुफ्त इंस्टीट्यूशंस के रहने वाले स्टूडेंट्स को, तो इससे क्या होगा, आकर्षण बनता है कि वाईफाई मुफ्त, चलो भाई नेट का पैसा नहीं लगेगा, राइट, लेकिन बिजली में ही मुफ्त है, बिजली का पैसा लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला करके ये सारी चीजें जो है वो एक प्रकार से तकनीक है। कई बार वाईफाई के साथ लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने पर सिर दर्द होने की शिकायत देखने को मिलती है, और ये कारण है, कभी तो देखा जा रहा है कि ऑनलाइन पे जो टीचर्स क्लास दे रहे हैं 12-12, 13-13 घंटे, उनको सिर दर्द की बड़ी शिकायत हो रही है। और ये महसूस किया जाए क्योंकि स्टूडेंट 2 घंटा 3 घंटा बैठा है, लेकिन टीचर्स काफी देर तक, इस समय ऑनलाइन की वजह से रात रात भर लोग लगे हुए हैं, ऑनलाइन पे काफी तरीके से वर्क किया जा रहा है, तो इससे क्या है, मेंटल अनरेस्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसका भी कारण, और प्लस जो वाइब्रेशंस आपके सब तरफ है, मैं अगर यहाँ पर ये राउटर भैया बैठे हुए हैं, इसका वाइब्रेशन हमें प्रभावित तो कर ही रहा हो, ये सारा चीज जो है वो धीरे धीरे नेगेटिव रोल अदा कर रहा है। नेक्स्ट है वनों की कटाई। विस्तार और शहरीकरण के नाम पर पेड़ पौधों के वनों की कटाई का व्यापक रूप से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विस्तार यानी अगर हम बढ़ा रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं काफी बड़े पैमाने पे फैलाव पर, तो हो ही रहा है। स्मार्ट सिटी की योजना अभी जैसे इलाहाबाद में हमने देखा 5 सालों में स्मार्ट सिटी की योजना बनाई, बड़े अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई, खंबे हटाए गए, सड़क के किनारे जो टेढ़े मेढ़े लगे, कुछ मकानों को भी ध्वस्त किया गया, लाइन टू लाइन काफी बड़े कॉलोनी तोड़े गए, और जब पुनर्निर्माण हो रहा है, तो जब पुनर्निर्माण हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि सड़क संपूर्ण बनाई जानी है, तो जो साइड खंबे लगे उनको खड़ा जाना है, जो बीच में थे पहले, अगर मान लीजिए 30 फीट की रोड थी, अभी सरकार ने कहा कि यहाँ 60 फीट की रोड देंगे, तो 60 फीट की रोड का मतलब क्या हो गया कि 10-10 फीट 15-15 फीट मकान तोड़े जाएंगे। अब 15-15 फीट मकान तोड़े जाएंगे तो खंबे तो सड़क के बीचों बीच में आ जाए, तो खंबे भी उखाड़े जाएंगे, बिजली के पोल साइड लगाए जाएंगे। अब जो सरकार ने पहले योजना तंत्र के तहत जो पेड़ पौधे लगाए वो उन्हीं खंभों के साइड से लगाए थे, जहां वो भी सड़क पे आ गए बीचों बीच। अब उन पेड़ों को नष्ट किया जाए, क्योंकि पेड़ उखाड़ के लगा पाना, ट्रांसप्लांट करना तो बड़े पेड़ों के साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए योजना क्या बनाएंगे कि इन पेड़ों को कट कर दिया जाए। तो मैंने देखा मेरे सामने ही अभी 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले हमारी कोचिंग के बाद 2-3 बड़े बड़े पेड़ हुआ, पौधे नहीं पेड़, जिनसे हमें बड़ी परेशानी हुई। क्यों? क्योंकि उनसे जो है हमारा बोर्ड पूरा छिप जाता, तो नुकसान होता था। इंक्वायरी आता था, सर कहाँ है आपकी कोचिंग, दिख ही नहीं रही है, सर किधर है भैया, एक तो पेड़ दिख रहा है, महुआ कहाँ दिख रहा है, बस उसी के पीछे चले जाएगा। अच्छा ये तो पेड़ के पीछे है, मुझे लगता था कि पेड़ को एक दिन मैं आ रही हूँ काटना, लेकिन ऐसे कैसे काट दूं भाई, कुछ नियम है। वन कमीशन में आप रिपोर्ट कीजिए वन विभाग में, वन विभाग समझेगा ये पेड़ से खतरा है, ऐसा जो जान मान या राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है ऐसा तब पेड़ कटेगा, और नहीं तो पेड़ लगाया गया ही है। अब आप बहुत कर सकते हैं, छटैया करा दीजिए, तो फिर मैं उसकी छटैया करवाता, तो हर सप्ताह 15 दिन पे, महीने पे छटैया हो जाता। एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्यून आया, उसने कहा सर बाहर वाला पेड़ कट रहा है। सरकार ने सुन ली या ईश्वर ने सुन ली, पेड़ कट रहा है, यानी वो हमारा शत्रु था वो पेड़। जैसे बाहर देखे तो बड़ा आरा मशीन आया था और एक साथ पूरे पेड़ काटे जाए, क्योंकि चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत सारे पेड़, यहाँ पर पहले नाला वगैरह हुआ करता था बहुत बड़ा बड़ा, जहाँ पटरी बनी हुई है, स्लैब पड़े हुए हैं, यहाँ सब पेड़ उधर थे, सारे पेड़ इतनी तेजी गति से काटे गए, एक दिन में पूरी कॉलोनी के पेड़ काट दिए गए, और फटाफट मशीन आए और कट काटते चले गए। लेकिन उनके कट जाने के बाद बड़ा अच्छा नहीं लगता है
क्योंकि कहीं ना कहीं से उनसे दोस्ती हो गई थी, तो दुश्मनी टाइप की भी दोस्ती थी, पर दोस्ती थी। भले हम गरियाते थे, पर अब गरियाने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से योजनाएं में पेड़ों को काट दिया गया और हटा दिया गया, बदले उनके दूसरे वृक्ष लगाए गए। लेकिन दूसरे वृक्षों को ठीक से प्लांटेशन, ठीक से पानी नहीं दिए गए, तो हमने देखा कि उसमें से कुछ वृक्ष ही पनप पाए और कुछ तो सूख गए। तो ये एक समस्या जो वनों की कटाई के रूप में है। वनों की कटाई, वन को या वृक्षों को काटा जाना, यहाँ पे मैं एक चीज समझता था कि अगर सरकार कुछ ऐसी योजना बनाता कि भाई एक वृक्ष लगा देते, और जब ये वृक्ष बड़े हो जाते तब अगले भले ही सड़क पे बीचों बीच वाले आने वाले वृक्षों को कटौती करते, लेकिन फिर इस पे सरकार के सामने मुश्किल थी, सड़क ठीक से नहीं बन पाती, क्योंकि बीचों बीच में जो वृक्ष आ रहे हैं फिर वहां पे बुलडोजर नहीं चल पाती, बड़ा लॉस होता, और पेड़ काट दिया जाएगा तो लॉस को रिकवर किया जा सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर वनों की कटाई, इस पे कहेंगे पेड़ों पौधों की, वनों की कटाई का व्यापक रूप से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हम सुरक्षित सीमाओं से परे प्रकृति पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम अक्सर यह देखते हैं कि जंगली जानवर गांवों में घुस जाते हैं और मनुष्यों पे हमला करते हैं। वनों की कटाई वन क्षेत्र को कम कर रही है और जंगली जानवरों के जीवन को खतरे में डाल रही है। उनके पास फिरने के लिए कोई जगह नहीं, छिपने के लिए कोई जगह नहीं, पीने के लिए पानी के लिए कोई उचित झरनों या तालाब नहीं, इसलिए पशुओं की संख्या घट रही है और यहाँ तक कि वे विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है? ऑलराइट, जी सर। ओके। अब इसके 2 पॉइंट और हैं, उस पर चलेंगे। सबसे पहले वेस्टेज की बात करते हैं, वेस्टेज रिसोर्सेस। हम दशकों से भूपृष्ठ को खोदकर अपनी जरूरतों के लिए कोयला, पेट्रोलियम का दोहन कर, पेट्रोलियम की अधिकांश निकासी भविष्य की जरूरतों की पूर्ति के लिए के नाम पर की जाती। भविष्य में अगर हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकी पेट्रोलियम का स्थान ले लेती, जैसे कि जो बैटरी चालक ई रिक्शा है, तो वहां पे क्या है, हाइड्रोजन से ईंधन की डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर पेट्रोलियम का स्थान इस प्रकार से बैटरी के माध्यम से करा जा सकता है, क्योंकि अभी तो बैटरी चलाया जा रहा है, लेकिन अगर कल को हाइड्रोजन के ईंधन पर आधारित ट्रक चलने लगे तो वो सस्ती भी रहेगी और सबसे बड़ा फायदा क्या रहेगा, आवाज इको फ्रेंडली और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा। भविष्य में अगर हाइड्रोजन ईंधन और प्रौद्योगिकी पेट्रोलियम का स्थान ले लेती है तो पेट्रोलियम भंडार बेकार हो सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक तरीकों के बजाय हम बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करते हैं। यह कोयला एक बार पृथ्वी की सतह में गुहाओं को खोदता है, गुहाओं को खोदता है नहीं कि जो बड़े बड़े माइंस होते हैं, ये गुहाएं बाढ़ के समय में परेशानी पैदा कर सकती है, भूकंप का कारण भी बन सकती है। ये बात देखा जा रहा है कि भाई बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो खोदे चले जा रहे हैं, कोयला निकाले चले जा रहे हैं, कोयला खनन हो रहा है, तो वो कोयला जहाँ खनित कर दिया गया वो जमीन गड्ढे तो होते जा रहा है, घट्टे ही तो चला जा रहा है, थोड़ा मोड़ा तो खनन नहीं हो रहा है, लाखों हेक्टेयर्स में खनन हो रहा है और 1-2 साल नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है, ही जा रहा है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम कोयले का खनन करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या होगा इसके बाद? इसके बाद होगा क्या कि गड्ढा बनता चला जा रहा है, वो एरिया गड्ढा होता चला जा रहा है, बारिश आती है तो पता चलता है कि पूरा माइंस में पानी भरा हुआ है, कोयले सब, कोयले के भंडार में पूरा नदी छा गई, बड़ी दुर्गत हो जाती है, बड़ी स्थिति पुअर हो जाती है। इस प्रकार से एक चीज और देखने को मिल रहा है, पेट्रोलियम पदार्थों को जो हम लोग निकाले चले जा रहे हैं, तो वो क्या रहा है, पृथ्वी के गर्भ में ये कुंड है और हमने सक्शन फोर्स के माध्यम से खींची, ठीक है ना, जैसे हमने क्या डाला, पाइप डाला और खींचा, तो जब खींच रहे हैं तो पेट्रोल बाहर आ रहा है, पेट्रोल बाहर आ रहा है तो अंदर क्या है, एक प्रेशर बनता है ना, सक्शन बनता चल रहा है, जिससे एक सक्शन या तो नीचे से खींचे तो नीचे से तो पृथ्वी में कुछ खिंचाव होगा नहीं, तो ये भी हो रहा है कि आसपास की भूमि गड्ढा हो जा रहा है, कहीं भी जो कमजोर भूमि है वहां खिंचाव हो जा रहा है, कई बार इसकी वजह से भूकंप आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि अगर ये पानी की बोतल है और इस पे हम स्ट्रॉ लगा दें, ठीक है, और खींचे
तो खींचे तो क्या होता है कि आसपास से हवा अंदर जाता है स्ट्रॉ की साइड में। आप जनरली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ तो पीछे से ऐसे खींच रहे हैं तो प्रेशर बन रहा है, हवा अंदर जा रही है, धक्का मार रहा है, लेकिन एकदम बंद कर और फिर खींचे तो आप देखेंगे आप खींच ही नहीं पाएंगे, प्रेशर ही नहीं बनेगा, वो मुंह में ही नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि वो प्रेशर ही नहीं बन रहा है, सब तरफ से बंद जाएगा ना। अब हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं से या तो फिर आप उसको प्रेस करोगे तो आप अंदर आएगा, और पता चल रहा है कि हवा अंदर जा रहा है, हवा अंदर जा नहीं पा रही, अंदर सक्शन फोर्स बन रहा है। अगर बाहर से इसको पूरा खींच लिया जाए, ठीक है ना, और अंदर एयर भी ना जा पाए, एयर भी ना जा पाए तो वैक्यूम में निर्वात क्रिएट हो जाएगा और एक भयंकर प्रेशर बनाएगा, इतना भयंकर कि बोतल पक से मुड़ जाएगा। लेकिन बोतल पृथ्वी की स्थिति माने अंदर गर्म, तो वो बोतल तो है नहीं, और सब तरफ से आप पेट्रोलियम पदार्थों को खींचे जा रहे हो तो अंदर क्या होगा, सक्शन फोर्स बनेगा और कहीं ना कहीं से वो खिंचाव करेगा, तो भूकंप आने की संभावना है। इसके वजह से भी एंथ्रोपोजेनिक घटनाओं की वजह से भी भूकंप आते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि या कोयला एक बार पृथ्वी की सतह गुहाओं में खुदता है, ये गुहाएं बाढ़ के समय परेशानी पैदा कर सकती है, भूकंप का भी कारण भी। इसके अलावा हम मिट्टी, पानी सहित कई संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, अतः हमें इन गतिविधियों पर रोक लगाना चाहिए और संसाधनों का प्रयोग मितव्यता के साथ करनी चाहिए। मितव्यता यानी, मितव्यता का मतलब क्या होता है बताइए सर? कम खर्च। हाँ, कंजूसी के साथ किया जाए, ठीक है। तो कंजूसी के साथ मतलब काम भी चले, खर्च करें, ऐसा ना कि बिल्कुल खर्च रोक दे, परंतु बहुत सोच विचार कर, बहुत लिमिटेड होकर खर्च किया जाए, उसे कहते हैं मितव्यता के साथ। तो ये था वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब आते हैं प्रदूषण। प्रदूषण को पढ़ाने से पहले मैं आपसे इसकी मीनिंग एक लाइन में जानना चाहूंगा, व्हाट इज प्रदूषण। बोलिए, व्हाट इज प्रदूषण। सर ऐसे अनसैचुरेटेड एलिमेंट्स जो हमारे, हाँ, मैंने पढ़ाया है। तो सारा बोलने नहीं देते। एक दो लोग रिवीजन वाले फटाफट है, चलो अच्छा याद है, ठीक है। हाँ, चलिए मैं बताता हूँ फिर। एक लाइन में कहा जाए तो अनवांटेड एलिमेंट्स जो वर्तमान स्थिति को नकारात्मक स्थिति में बदल, नकारात्मक प्रतिकूल स्थिति में लाता। जैसे अच्छा खासा हम लोग पढ़ रहे हैं, बात हो जाए, जोर से बम बज जाए, सबका पढ़ाई डिस्टर्ब हो, तो ये बम की आवाज क्या होगा कि प्रदूषण, ठीक है ना। तो डरे तो नहीं इस बम की आवाज से, ठीक है, अभी नहीं डरे होंगे, ठीक है। तो पता रहता है पता नहीं कब बम फट जाए, सर की क्लास में ऐसी अचानक बम फटते रहते हैं, बोल रही। तो कुल मिलाकर के ऐसी कोई भी दिशा जो कि वर्तमान अनुकूल दिशा को प्रभावित करे, ऐसी कोई भी घटना, फॉर एग्जाम्पल कोरोना भी तो एक प्रदूषण है। अच्छा खासा सबका जीवन चल रहा था, ठीक ठाक काम चले रहा था, बच्चे आके आराम से कॉलेज स्कूल में पढ़ ही रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने सबका प्लानिंग खराब कर दिया। भाई सेंटर्स ने प्लान बनाए थे, इससे पढ़ाया जाएगा, ये काम किया जाएगा, उनके प्लान खराब हो गए। बच्चों ने प्लान बनाए थे, भाई यहाँ से पढ़ाई करेंगे, कर लेंगे, पढ़ाई खराब हो। कुछ बच्चों ने प्लान बनाए थे कि भाई 1 साल के अंदर नेट या को क्लियर करके एमफिल में एडमिशन ले लेंगे, निकल जाएंगे, तब प्लानिंग गड़बड़ होता है तो कोई परेशानी होती है। कुछ बच्चों ने प्लान बनाया था कि नेट क्वालिफाइड होकर नौकरी में चले जाएंगे, तो अभी नेट ही नहीं हो पा रहे, एग्जाम ही नहीं हो पा रहे, बार आता है, खराब तरीके से आता है। कुछ बच्चे बेचारे इंग्लिश में एडमिशन लिए थे, उनकी क्लास साल से 1.5 साल बीत गई, पूरी नहीं हो पा रही, कितने परेशान है ना। तो बच्चे भी परेशान है, सर भी परेशान है, सभी लोग परेशान है कि कोरोना एक प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण है। कुछ बच्चे एक जगह एडमिशन लिए, संतुष्ट नहीं हुए, दूसरी जगह गए, वहां एडमिशन लिए पर कोरोना आ गया, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो सभी बच्चे कहीं ना कहीं से बहुत परेशान है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहीं गए, 60,000 रुपए फीस दे आए, घर वाले उनसे नाराज हो गए, कोरोना ने उनकी पढ़ाई खराब कर दी। इस तरह से बहुत कुछ क्या है, पर्यावरण का प्रदूषण बनाया। क्लियर। चलिए सारे बच्चे अपने अपनी प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पर्यावरण प्रदूषण की टॉपिक।
तो मनुष्य वातावरण को अत्यधिक प्रदूषित करते हैं और वायु प्रदूषण, जल, ध्वनि विकिरण, प्रकाश और यहाँ तक कि मृदा प्रदूषण में भी योगदान देते हैं। या मानव गतिविधियां जैसे कि यात्रा, बिजली उत्पादन, औद्योगिक अपशिष्ट, नदियां, पॉलीथीन अपशिष्ट, कृत्रिम तरीके, कृषि, सेलफोन, वाईफाई आदि के कारण यह प्रदूषण न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं और पौधों के लिए भी हानिकारक है। इस प्रदूषण के कारण स्वस्थ जीवन अवधि घटती जा रही है। तो स्वस्थ जीवन अवधि यानी जो हमारी लाइफ, हेल्दी लाइफ थी, उसका टाइम पीरियड स्पैन वो क्या धीरे धीरे घटता है। पहले लोग कहते 100 साल, अब इधर कहाँ कोई 100 साल जी। अब देखिए 70 साल, 65 साल, 80 साल, 70 से 80 के बीच भी लोगों को हम देख रहे हैं, बहुत लोग बोल रहा है। ये कारण क्या है? प्रदूषण के वजह से। अब इसमें दो टर्म आते हैं, एक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और एक है इकोटोन। तो पहले आपसे पूछूंगा व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? रवीन फोटो लगा करके गायब हो जाते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पारिस्थितिकी पश्चिम पृथ्वी की पारिस्थितिकी क्षमता के मुकाबले प्राकृतिक संसाधनों के मानव उपभोग का आकलन करता है। पद चिन्ह की गणना हमारे उपभोग की आदतें का सूक्ष्म यानी व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान रखती है। इसकी गणना का उद्देश्य लोगों को इसे अधिक स्थायी बनाने के लिए हमारे उपभोग व्यवहार को बदलने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना है। तो भाई स्पष्ट है कि भाई कितनी क्षमता है, ठीक है, प्रोडक्शन की और कितना हम कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसे आपके घर में कितनी आमदनी है और आप कितना खर्चा कर रहे हैं, सीधी बात ना। भाई आपके घर की आमदनी मान लीजिए 26,000 रुपए, ठीक है, और आप खर्च कर रहे हैं 20,000, ठीक है, 20,000 सेविंग हो रही है। लेकिन अगर आप 36,000 खर्च करें तो फिर 26,000 में कैसे हो पाएगा? तो उसी तरीके से पृथ्वी की क्षमता कितनी है और उत्पादन क्षमता कितनी है और कितनी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, इसका हमें पता चलेगा। तो हम अगर हमारे अनुकूल है तो कंजम्पशन और करेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि हम खर्च 2 रुपया कर रहे हैं, हमारे पास हर महीने 30 रुपया आ रहा है, तो काय 2 रुपये खर्च करें, तो हम और बढ़ा खर्च करेंगे। तो हम कहेंगे और लग्जरियस लाइफ जिएंगे, हम 3 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये तक जा सकते हैं। लेकिन हमने पता लगाया कि भाई हम तो 32-33 रुपये खर्च कर रहे हैं, हमारी आमदनी 30 रुपये भी नहीं है, तो हमें हाथ दबाना पड़ेगा। तो ये जरूरी है, इससे पता चलता है कि हमें कितना उपभोग करना चाहिए। पारिस्थितिक पदचिन्ह वैश्विक हेक्टर में मापा जाता है, यानी इसे जो है वैश्विक वर्ल्ड हेक्टर में नापा जाता है। इसका जो स्केल है वो वैश्विक हेक्टर, ठीक है। इसके बाद इकोटोन, एक वर्ड है इकोटोन। तो पहले इकोटोन क्या है ये पूछ लो आपसे, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, और कोई बताएगा? चलो माधुरी, कुछ पता है इस पर? इकोटोन क्या है? डू यू नो समथिंग? नो, डोंट नो। शिवानी, डू यू नो समथिंग? दो पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है सर। बिल्कुल गुड, सही, एकदम सही, राइट। दो इकोलॉजिकल रीजन की जो मर्जिंग स्थिति है, जैसे लैंड है और वाटर है, इनका मर्जिंग स्थिति जो है वो कहा जाएगा इकोलॉजिकल तंत्र, यानी कि ये इकोटोन कहलाएगा। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो कह रहा हूँ, पिक्चर देख रहे होंगे जहां पर आप देख रहे हैं कि समुद्र है और इधर से भूमि है, बीच इस मर्जिंग स्थिति को क्या कहा जाएगा? इकोटोन। एक इकोटोन दो अलग अलग पौधों के बीच वनस्पति का संक्रमणकालीन क्षेत्र भी हो सकता है। जैसे एक घास का लैंड है और एक पहाड़, तो पहाड़ और घास के लैंड, तो ये जो बीच की स्थिति दोनों को जो जोड़ रही है वो इकोटोन, ठीक है ना। ऑलराइट। समुदाय जैसे कि वन और चारागाह, दो सीमावर्ती समुदाय, कई बार वन जुड़ रहा है और ये वन और ये भूमि है। अब चारागाह भूमि है, यहाँ पर जो कैटल्स जा रहे हैं अपना भक्षण कर रहे हैं, तो ये बीच की स्थिति क्या है? चारागाह और वनों की बीच की स्थिति, ये कहलाएगा इकोटोन।
चरागाह दो सीमावर्ती समुदाय को प्रभाव एक दूसरे पर किनारे प्रभाव के रूप में जाना जाता है, इसे कहेंगे इकोटोन। ऑलराइट, समझ में आ गया? यस सर। सर एक बार इकोटोन वाली स्लाइड खोल दीजिएगा प्लीज। ओके, देख लीजिए। देख लिया? चलिए, तो एक दूसरा टॉपिक जो है उसको जोड़ रहा हूं एक पेज पढ़ाने के लिए। ये पर्यावरणीय मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। आप लोग नोट्स ले लो। इसको भी ज्यादा पढ़ाना, सिर्फ थ्योरी है, ज्यादा से हाँ। अब नोट्स को देखिए सब लोग। पर्यावरण मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। प्रदूषक एवं वायु गुणवत्ता, पॉल्यूटेंट्स एंड एयर क्वालिटी। वायु प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो जलवायु के साथ पर्यावरण, पौधों की फिजियोलॉजी, पशु प्रजातियां, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, साथ ही साथ मानव फसलों या मानव निर्मित संरचनाओं के रूप में मानव संपत्ति के साथ पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो वायु के प्रदूषण जो है वो जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। पर्यावरण में पौधों की जो फिजियोलॉजी है, फिजियो यानी सामान्य संरचनात्मक तंत्र, यानी समान रूप से जो अपना जीवन तंत्र जी रहे हैं, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोमेटा सेल्स वर्क करते हैं, वो रूट उनकी पानी खींचते हैं, तो ये फिजियोलॉजी कहा जाए, उनका सामान्य संरचनात्मक तंत्र। तो पौधों की इस फिजियोलॉजी में जो नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें ये वायु प्रदूषण से होता है। हम पर्यावरण अध्ययन में जलवायु को शीर्ष पर इसलिए रखते हैं क्योंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में मानवता का सामना करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक माना गया है। ये माना गया है कि भाई वर्तमान में 21वीं सदी में जो मानवता का हम लोग संघर्ष कर रहे हैं वो पर्यावरण में एक प्रकार से हानि। अब आप देखिए, मैंने कई बार कहा है कि कोरोना आज जो आया है ये हमारे समझ से कहीं ना कहीं से पर्यावरण का प्रदूषण का जनक। इस पर सब चुप बस आते हैं, कोई बोलता नहीं, क्योंकि भारत भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर। 25% कार्बन एमिशन में आप समझ सकते हैं कि ब्लैक कार्बन, इसको ब्लैक कार्बन, 25% ब्लैक कार्बन जो है वो भारत और 35% ब्लैक कार्बन चाइना। सोच लीजिए 60% ये दोनों देश होगा। और अमेरिका, रशिया, चीन और अन्य देश, यूरोपियन कंट्रीज अभी उनको जोड़ लें तो 90% तो बड़े बड़े देश। इसलिए केवल ही मार दे, बोल नहीं बोलेगा कोई, भारत के न्यूज चैनल बोलेंगे नहीं, तो वही बोलेंगे कि बोलने कहा जाएगा। चाइना तो पहली बात, वो जो बोलेंगे चाइना वही सुनाएगा। अमेरिका भी इस पर बहस नहीं, मुद्दा चलेगा तो वो भी बड़ा है। तो इस वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं से पर्यावरण में हो रहा छेड़छाड़, कहीं ना कहीं से ये जो वायरस के म्यूटेशंस हैं, तमाम म्यूटेशन से ही कोई वायरस जन्म हुआ, साधारण कोई वायरस रहा होगा उसका म्यूटेशन,
एक खच्चर है एक प्रकार से, कहीं ना कहीं से दो ऐसे जीव तंत्र मिले हों, कुछ ना कुछ ऐसा उनके बीच में संरचनात्मक बदलाव आया जिससे कि एक नया जीव जन्म ले लिया सृष्टि में। वो एक बार थोड़ी कि पहली बार थोड़ी हुआ कोई नया जीव जन्म लिया। प्रकृति में इतने जीव हैं, असंख्य जीव जो कोई ना कोई म्यूटेशन से हजारों सालों में ऐसे सारे जीव जो दिख रहे हैं, तो बकरी है, हिरन है, ठीक है ना, ये सब एक ही प्रजाति दृष्टिकोण से, और इनमें म्यूटेशंस हैं जो बदलते हुए स्वरूप को देखते हैं। इस समय के साथ साथ धीरे धीरे होता रहता है। ये पर्यावरण में प्रभाव के ही दृष्टिकोण से हो सकता है। वही बात यहाँ पे कहना है। इस संदर्भ में कुछ जलवायु परिवर्तन संबंधी कारक जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड, जो अन्यथा जीवित जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। डायरेक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान नहीं कर रहा है, जो एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये ऊपर स्थित ओजोन को तोड़ रहा है, तमाम प्रकार से जो है संरचना को बिगाड़ रहा है, कंपाउंड को बिगाड़ रहा है। उन्हें क्लासिक प्रदूषणों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए। क्लासिक यानी कि शास्त्रीय प्रदूषण। शास्त्रीय प्रदूषण ऐसे प्रदूषण जो डायरेक्ट नहीं प्रभावित करते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं प्रभावित कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, वो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रमुख कंट्रीब्यूटर अब पृथ्वी को जकड़ दिया। परिणाम स्वरूप आपको पता ही है क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी पर वेव्स आई, परावैंगनिक किरणें आई, ठीक है, या जो हीट एनर्जी अंदर आई वो बाहर नहीं जा पा, परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट ऐसे क्लासिकल प्रदूषण। अब ये वर्ड्स का ध्यान रखिए क्योंकि इसको आप लोग रीडिंग में सोचेंगे पन्ना में कुछ है नहीं, लेकिन हर पन्ने में कुछ ना कुछ है, हर पन्ने में कोई ना कोई बात है, आपको ध्यान देके चलना है इस बात। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि क्लासिकल प्रदूषण क्या होता है, तो क्लासिकल प्रदूषण वो जो अन्यथा जीवित जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, उन्हें हम क्लासिकल कहते हैं। जो डायरेक्ट तो नहीं जीवों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। सर हिस्ट्री की क्लास सर मेरी मैम ने लिंक भेज दी है। आवाज नहीं स्पष्ट आई, क्या बोला? सर हिस्ट्री की सर क्लास होने वाली है, मैम ने। आगे देखते हैं। साथ ही नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड जैसे यौगिकों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड डायरेक्टली नुकसान कर रहे हैं, परंतु हल्के होकर ऊपर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, एसिड रेन के कारक बन रहे हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं कि हमें नुकसान कर रहे हैं, इनको हम क्लासिकल कहते हैं, ठीक है ना, शास्त्रीय प्रदूषण। दूसरी ओर जलवायु अनुसंधान ने कुछ यौगिकों को लंबे समय तक वायु प्रदूषण, उदाहरण के लिए ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी नहीं तो ग्लास ब्लैक कार्बन के रूप में जलवायु में गर्म होने से छोड़ा गया। इस प्रकार यह भी एक कारण है कि उनका नियंत्रण किया जाना चाहिए। अब ब्लैक कार्बन क्या है बताइए? ब्लैक कार्बन एक प्रकार से कण है जो आधे जले कण है, जो सूत्र, तो मैंने सूत्र बताया था आपको, एरोसोल है। ये सब एक प्रकार से प्रकृति में घूम रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन के ऐसे अंश जो पूर्णतः जल नहीं पाए और एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाए, इनकी उम्र ज्यादा नहीं, कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाते, विलीन हो जाते, लेकिन जब तक ये रहते हैं एक प्रकार से ये हमें बाउंड कर देते हैं। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को अपने अंदर इंगल्फ कर लेते। कभी तो आपको ब्लैक कार्बन या जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा कालापन हो जाता है तो पता चलता है सूर्य की किरणें नहीं आ पाती, ठीक है। मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ, एक ब्लैक कार्बन पे एक वीडियो दिखाऊं, ऐसा लिंक करेंगे, वीडियो देखा। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। अरे हम
काले हैं तो क्या हुआ, इम्पोर्टेंट वाले हैं। वेलकम टू किसी दोस्तों, पढ़ते हैं ब्लैक कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों क्या होता है, कुछ फॉसिल फ्यूल की इनकम्प्लीट हम बर्निंग करते हैं, इनकम्प्लीट बर्निंग करते हैं तो क्या निकलता है हमारा ब्लैक कार्बन। जैसे बायोमास की हम बर्निंग करते हैं सॉलिड फ्यूल, जो गोबर का बनाते हैं हम चिपड़ा गाँव में, जो उसकी बर्निंग करते हैं, और डीजल, डीजल की जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो उससे निकलता है ब्लैक कार्बन। और दोस्तों ब्लैक कार्बन निकलता है मतलब ब्लैक है, मतलब काला है, मतलब दिल वाला है, मतलब कि ब्लैक है तो एब्सॉर्ब, लाइट एब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, हाइट एब्सॉर्ब कैपेबिलिटी है इसको लाइट एब्सॉर्ब करने की। और ये जब उड़ता है आसमान में, आसमान में, आसमान में, तो एक चीज जो मुझे बचाती है, हमारे लंग्स को बचाती है, वो है ट्री। दोस्तों क्या होता है, जो ट्री का, मान लीजिए हमारा पेड़ है, तो इसका जो हमारा रूट है, रूट क्या करता है, न्यूट्रिएंट को फिल्टर करता है। ओके, न्यूट्रिएंट फिल्टर करता है। और जो इसके लीव्स हैं, तो जो ये सूट, इसको जब ब्लैक कार्बन हमारे डस्ट के पार्ट में निकलता है, जो सूट बोलते हैं, और वही स्प्रे के पार्ट में, आपने जैसे बॉडी में ड्यू मारी और 30 डिग्री में जो आता है ऐड, तो उसी तरह से आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे टाइप की चीजें देखिए, दैट इज नोन एज एरोसोल, इसको एरोसोल बोलते हैं। तो जब ये उड़ता है, ये एरोसोल निकलता है तो आइस पे, ग्लेशियर्स के आइस में जाके बैठ जाता है। अब ये ग्लेशियर्स के आइस पे जाके बैठ जाता है तो होगा क्या दोस्तों, बेसिकली क्या होगा कि आइस पे बैठ गया, जो लाइट जाएगी अब्सॉर्ब ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ग्लेशियर ज्यादा पिघलेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। और दोस्तों ये जो हमारा ब्लैक कार्बन होता है, ये बहुत दिनों तक नहीं टिकता है, इसकी लाइफ स्पैन काफी कम होती है, इसलिए प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, क्योंकि लंग्स की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये हमको बचाता कौन है, हमारी लिप्स बचाती है, और लिप्स बचाती है, इसका दिक्कत क्या होती है, लाइट ज्यादा अब्सॉर्ब करने लगती है, लाइट ज्यादा अब्सॉर्ब करने लगती है, और कुछ ये पोर्स में जाके बैठ जाती है, जो पत्ती में, तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। दोस्तों इसके जो प्लेयर है, इसको ब्लैक कार्बन को निकालने के लिए पहले प्लेयर है हमारा, पहला प्लेयर है हमारा इंडिया, और दूसरा है चाइना, डेवलपिंग कंट्री है। ये वर्ल्ड का 25 से 35% क्या करते हैं, ब्लैक कार्बन एमिट करते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, हमारा एक आइडेंटिफाइड हमारे कार्बन मिला हुआ, दैट इज नोन एज ब्राउन कार्बन। बेसिकली ये क्या करता है दोस्तों, कि ये लाइट को एब्सॉर्ब करता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये लाइट एब्सॉर्ब करता है, ऑर्गेनिक मैटर है, और ये अनआइडेंटिफाइड है। ओके, और जो इसका सोर्स है, पॉसिबल इसका सोर्स देखें तो इसका हमारा है, ये बायोमास की हम बर्निंग करें, पॉसिबल ही है। ओके, इस पर रिसर्च चल रहा है, बायोमास की बर्निंग करें, स्मोक जो निकलता है एग्रीकल्चर का, जो भी मान लीजिए पैडी का हमारा नीचे का बच गया पोर्शन, उसको हम जला देते हैं, पैडी जला देते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है हमारी। धान बोते हैं, ठीक है, राइस बोते हैं, जो काटने के बाद नीचे कुछ पोर्शन बच जाता है, उसको जब जलाते हैं तो उससे भी क्या निकलता है, हमारा ब्राउन कार्बन निकलता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक वर्ड है हमारा क्लाइमेट फोर्सिंग, मतलब क्लाइमेट फोर्सिंग को दो वर्ड समझिए, कि कुछ कंपोनेंट है जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ओके, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कुछ है जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर घटाएंगे। जो बढ़ाएंगे उनको हम पॉजिटिव फोर्सिंग बोलेंगे, जो घटाएंगे उनको हम नेगेटिव फोर्सिंग बोलेंगे। कौन बढ़ाएगा, जो एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब कौन कर सकता है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जितनी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो ये लिखा दोस्तों हमारा था, ये हमारे अभी तक जो पीछे से लेक्चर में पढ़ते आ रहे थे, ये यहाँ तक हमारा था ग्रीन हाउस गैसेज, जितनी लिखी है यहाँ से। ओके, अभी क्लाइमेट फोर्सिंग हम देख रहे थे। तो दोस्तों जितने भी हमारे गैसेस थी, ग्रीन हाउस गैसेस थी, जो हमारे क्या करेंगे, क्लाइमेट को, हमारे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। एरोसोल बताई थी, ब्लैक कार्बन, ये भी क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये लोग तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दैट इज नोन एज पॉजिटिव फोर्सिंग। नेगेटिव फोर्सिंग क्या है, इसको जरा रट्टा मार लीजिए कि जो हाई सल्फर कंटेंट कोल पेट्रोलियम होता है, जिसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है, तो जब उसकी बर्निंग होती है तो लाइट एरोसोल निकलता है, लाइट। ओके, और वो क्या करता है, लाइट जो एरोसोल निकलता है, लाइट को हमारा रिफ्लेक्ट कर देता है, जो लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि अर्थ में लाइट नहीं बढ़ पाएगी, अर्थ में लाइट नहीं बढ़ पाएगी, टेम्परेचर को क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यहाँ तो अर्थ टेम्परेचर क्या होगा,
हमारा डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसे क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव एरोसॉल। दोस्तों अभी आगे देखेंगे हमारा क्या है, ग्रीन हाउस पोटेंशियल। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, बाय बाय। देखा, इसमें कुछ चीजें अच्छी बताई है उन्होंने। पहला तो आपने ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन दो चीजों का देखा। तो ब्लैक कार्बन क्या है, जनरली जो पेट्रोलियम पदार्थ जो सूत है, जो एरोसोल है, सूत मैंने बताया था आपको, सूत पार्टिकल्स, ठीक है, जिसमें हम कोयले को जला रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को जला रहे हैं, तो काले काले धुएं निकल रहे हैं, ठीक है। ये सूत पार्टिकल्स क्या है, ये एटमॉस्फेयर से जब लाइट आती है, एटमॉस्फेयर को छेद लेती है, लाइट आती है तो उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और क्यों, क्योंकि अंदर आएंगे और फिर बाहर जाने नहीं देगा, अंदर आ तो गया लेकिन बाहर जाने नहीं देगा, टकरा रहा है, परिणाम ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस पार्टिकल के रूप में काम कर रहा है। ये ब्लैक कार्बन हो गया, जो कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि से उत्पन्न सूत पार्टिकल्स इत्यादि। एक ब्राउन कार्बन भी आपने देखा, ना समझ पाया तो मेरे से समझिएगा, ब्राउन कार्बन क्या था। ब्राउन कार्बन में उन्होंने एक बात कही कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बायोमास है, यानी कचरे, जो जैव कचरे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे पैडी, अभी आपका बहुत फेमस था कि दिल्ली हरियाणा के पास जो है पैडी जलाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से वहां का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा प्रदूषित हो जा रहा है, क्योंकि पैडी में भी क्या है, काले काले रेशे बन करके एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी वैसे इससे सूत पार्टिकल की तरीके से एटमॉस्फेयर को ब्लैक कर देंगे, सन की लाइट अंदर आएगी, बाहर नहीं जाने देगा, ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रोडक्ट दिखाई देगा। सभी ग्रीन हाउस गैसेस की पार्टिकल्स हो गए, ठीक है ना। ये दो चीजें उन्होंने बताया कि एक तो ब्लैक कार्बन, एक तो ब्राउन कार्बन, ये दो कॉन्सेप्ट में है। इसके इसी के साथ उन्होंने पॉजिटिव फोर्सिंग क्लाइमेट की और नेगेटिव फोर्सिंग टर्मिनोलॉजी दो बार, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव फोर्सिंग में एक बात बताई, उन्होंने कहा कि ये जो एटमॉस्फेयर को गर्म करने में लगी है, इन्हें पॉजिटिव फोर्सिंग कहा जाए, जिसमें एरोसॉल है, सूट पार्टिकल्स है, जिसमें ब्लैक कार्बन इत्यादि ब्राउन कार्बन है। परंतु इसके अलावा कुछ ऐसे भी सल्फर आधारित, जिसको उन्होंने कहा कि बहुत डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जनरली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, सल्फर आधारित पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, तो कुछ ही कंडीशंस में प्रयोग होते हैं। उनका एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से वो क्या करते हैं, वो लाइट को रिमिट करते हैं, यानी लाइट आएगी, अंदर जाने देंगे नहीं, बल्कि उसका बाहर फेंक देंगे। जैसे ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट को बाहर फेंक देना, वैसे लाइट को बाहर फेंक देगा। जब लाइट को अंदर ही नहीं पहुंचने दोगे तो समान तापमान देगा, और पृथ्वी तो गर्माएगा है नहीं, तो फिर पता चलेगा टेम्परेचर हमारा गिर जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। जब इसको ही टेक्नोलॉजी समझिएगा, कुछ हेज से, एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मैंने आपको समझाया था, जो हेज होता है, हेज में क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये लाइट को रोक देगा। तो ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को रोक देंगे तो सामान्य तापमान गिर जाएगा। खैर ऐसी समस्या पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि हम जनरली सल्फर युक्त पेट्रोलियम पदार्थों का बहुतायत प्रयोग नहीं करते, इसलिए वो वर्ड ही उन्होंने कहा था, इसको केवल दिमाग में से। क्लियर। तो मैंने ब्राउन कार्बन और ब्लैक कार्बन और फिर इस पॉजिटिव फोर्सिंग, नेगेटिव फोर्सिंग इस वीडियो से आपको समझाया। क्लियर है, ओके। तो आज फिर यही क्लास रोकते हैं और नोट्स मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा। आज का क्लास कैसा लगा? 10 out of 10 सर, स्पीकर के साथ। फैंटास्टिक सर। माधुरी जानना चाहेंगे, माधुरी का बस इंटरेस्टिंग था। कैसा लगा? अनम्यूट करो। माधुरी का चेहरा बता रहा है कि वो खुश है। कोई दिक्कत बेटा, कहीं प्रॉब्लम हुई हो? नहीं सर। ठीक है, यस सर। चलिए कोई दिक्कत होगी तो आप क्लास फोन कर लीजिएगा, मैं आपको अलग से भी समझा, ठीक है ना। चलिए फिर रखते हैं आज की क्लास। सब लोग आराम से जाएं, रेस्ट करें, रिवाइज करें, और कल मैं पोर्शन से पूछूंगा माधुरी तुमसे ये 4-5 पेज जो आज मैंने पढ़ाए 3-4 पन्ने, इनसे पूछूंगा, अभी नोट्स में भेज दूंगा, इसको याद कर लेना। ठीक है, कल से तो पुरानी नहीं रहोगी, नई हो जाओगी, और ऐसे ही नई न रही तो पुरानी हो जाएगी, उल्टी बात है। ठीक है, चलिए फिर रख रहे हैं, क्लास एंड कर रहे हैं। ओके सर।